नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माइंड पे। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से बिहार एसएससी इंटर भर्ती एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है और मैं राजेश आपके लिए विज्ञान के प्रश्नों यानी साइंस के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आ रहे थे और लगभग हमने 5 वीडियो साइंस से रिलेटेड डाल दिया है जो कि 2018 और 22 से संबंधित थे। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं 2018 जो कि 9 दिसंबर 2018 को पूछा गया था। कुछ विशेष प्रश्नों को जो बेहतरीन प्रश्न है ना। PYQ है, प्रीवियस ईयर है, स्मृति पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स रीजनिंग भी कराए जा रहे हैं। बहुत कह सकते हैं कि मंझे हुए टीचर हैं यहाँ पे, बहुत अपने आप में बेहतरीन टीचर हैं, बहुत बेहतरीन अप्रोच के साथ आपके सामने आ रहे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बस बने रहिए चैनल पे, लगातार बने रहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा और वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चे कि हम जो आपको करा रहे हैं दोस्त, ये है आपका PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन सेट करता है? जो एग्जाम ले रहा होता है। तो उसी के पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप भी लगे रहिए, लेकिन हाँ इतना ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत आपको तैयारी करनी है। विशेषकर जीएस में, मैथमेटिक्स रीजनिंग में उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जितनी भी तैयारी कर लो कम है। लेकिन हाँ, जब हम पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करते हैं तो लगता है कि हाँ इससे सिलेक्शन मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का बहुत ही प्यारा और सुंदर सा क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि किसका उपयोग लेड पेंसिल में किया जाता है। ये सबसे साधारण सवाल है देखा जाए तो। इससे आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिल सकता, राइट? आप पेंसिल यूज किए होंगे, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर वो तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट के बारे में आप कुछ और जान लें। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है, कह लीजिए एल्ट्रोपी है, और ये एक नन मेटल है, ऐसा नन मेटल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेफाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? तो आपको एकदम ये चीजें, सारी चीजें याद होनी चाहिए। सारा ऑप्शन ही बहुत बेहतरीन है, हर एक लोग जो है ना कुछ डिस्कवरी करा है इन्होंने। तो जो थर्मस फ्लास्क की यदि बात आता है तो आंसर होगा जेम्स डेवर, जिसने 1892 में 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में किसकी खोज की थी? थर्मस फ्लास्क की खोज की थी। मार्कोनी की बात किया जाए तो आपको पता है रेडियो से संबंधित है, रेडियो की खोज है ना। ग्राम बेल की बात किया जाए तो आपको पता है ये क्या किया भैया, ये टेलीफोन किए हुए है ना। और जेएल बीएड की बात किया जाए ये टेलीविजन है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सारा ऑप्शन जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ इन्होंने खोज करके रखा है और ये सारे एग्जाम में पूछा गया। खोज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन में से है। ठीक है, आगे बढ़ते। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बड़ा आसान है, लैक्टोमीटर। क्या आंसर होगा? लैक्टोमीटर होगा। क्या होगा? लैक्टोमीटर। देखिए हम आपको क्वेश्चंस में डील करा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, पढ़ना बहुत कुछ है, जीएस में इतना सब कुछ नहीं होता है। हम आपके लिए क्या कर सकते, जितना PYQ, जितना विगत कुछ वर्षों में जो पूछे गए सवाल हैं उन सभी को हम आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन क्या उससे रिजल्ट होगा? बिल्कुल नहीं। हम बार बार कहते हैं आपसे कि NCERT क्लास 10 तक, कम से कम NCERT क्लास 10 तक एक बार आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो क्या आंसर होगा? लैक्टोमीटर। एक यहाँ पे टेकोमीटर है, याद रखिए, है ना। घूर्णन गति को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि RPM राउंड पर मिनट में ये मापता है ना। गाड़ी में आपने देखा होगा आजकल लगा रहता है कि 2000 1000 राउंड पर मिनट, इतना 1000 राउंड पर मिनट, है ना। तो उस RPM को मेजर करने के लिए, राउंड पर मिनट को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है बेसिकली वो बैक्टीरिया से होता है। क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है क्या होता है? एक बैक्टीरियल डिजीज है और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस
एंथ्रेसिस। बेसिकली क्या होता है, जब यदि कोई व्यक्ति भेड़ से सड़ता है, स्किन से भी इसका फैल सकता है, या इसके मांस का कोई यदि सेवन करता है, कच्चा अधपका मांस का सेवन करता है, तो उस समय क्या होता है, बैक्टीरिया इस भेड़ से किसी भी ह्यूमन बॉडी के में भी ट्रांसफर हो सकता है और एक बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। तो भेड़ की एंथ्रेक्स होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में यदि आपसे नाम पूछा जाए मेरे दोस्त, तो आप क्या याद रखोगे, बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या याद रखना है, बैसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। अग्नि बुझाने के लिए, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा बेहतरीन सवालों में से कई बार पूछा गया, बेहतरीन नहीं कि सवाल बेहतरीन, कई बार पूछा गया इसलिए बेहतरीन है, समझे कि नहीं। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी क्या हो जाए NaHCO3, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये डिकम्पोज होता है ना, जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ ही साथ जल वाष्प पानी वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आग लगाने का काम करता है ना। आग लगाना इट मीन्स आग को थोड़ा सा क्या करता है, जलाने में मदद, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लग सकता, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आग बुझाने का काम करता है। क्लियर है, तो क्या हो जाता है, आग बुझाने के लिए CO2, और ये जब डिकम्पोज होगा, ये जब डिकम्पोज होगा, विघटन होगा इसका, तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और यही बेसिकली क्या करता है, आग बुझा रहा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। यहाँ पे आपसे भूरे कोयले के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ कोयले के टाइप को लिख रखा है और किस कोयले में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन पाया जाता है वो हमने यहाँ पे देख रखा है, इसे थोड़ा सा याद रख लेंगे। यदि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो बड़ा आसान है, आप कह दो क्या सर, ये आंसर होना है लिग्नाइट। क्या होना है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, और लिग्नाइट में 60 से 40% है ना, 60 to 40% जो होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। सबसे बढ़िया जो कोयला होता है वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। क्या होना है, एंथ्रासाइट। उसके बाद क्या होता है, बिटुमिनस होता है। उसके बाद क्या होता है, बिटुमिनस, उसके बाद सब बिटुमिनस देखा जाता है। फिर पिट और लिग्नाइट दोनों में जो बेहतर हो जाए, क्योंकि इसमें भी 55 to 40%, ये 60%। यदि लिग्नाइट अच्छा वाला रहा जिसमें कार्बन लगभग 60% यदि रहता है तो लिग्नाइट बेहतर माना जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाना है, हो जाएगा आपका पिट। क्लियर है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों यानी पुराने पुराने चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्बन डेटिंग, रेडियो आयरन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। आपको पता है दोस्त कि ये चारों ऑप्शन किसी न किसी रूप से आयु मापने के लिए किया जाता है, लेकिन जो सबसे प्राचीनतम यदि बात किया जाए, जो सबसे पुराना हो, उसकी आयु के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ हमने इसके बारे में जानकारी देख रखा है कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग विधि रेडियोधर्मी पोटेशियम और आर्गन के अनुपात को मापकर चट्टानों की उम्र का पता लगाने की एक विधि है। इसे KAR डेटिंग भी कहा जाता है ना, पोटेशियम आर्गन डेटिंग भी कहा जाता है। यह भू कालानुक्रमिक विधियों में सबसे पुरानी विधि है, ये सबसे पुरानी क्या है, विधि है। यह विधि रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 और रेडियोधर्मी आर्गन 40 में क्षय पर आधारित है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पोटेशियम 40 का आधा जीवन जो होता है ना, वो 1.3 बिलियन वर्ष होता है। इस विधि का इस्तेमाल उल्कापिंड, ज्वालामुखी चट्टानों और कई तरह के खनिजों का उम्र पता लगाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे तो पूरा पढ़ना अभी इतना समय नहीं है हमारे पास, आप इसे देख लेंगे जरूर, है ना, वीडियो को पॉज करके या दोबारा वीडियो को देख के, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है इस क्वेश्चन से संबंधित। क्लियर है दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सबसे मैक्सिमम किस लाइट में होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, लाल रोशनी में, बैगनी रोशनी में, नीली रोशनी में और हरी रोशनी में। याद रखिएगा जिसका है ना, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बेसिकली वो क्या करता है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा जिस लाइट का, उसी को वो ज्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर पाता है क्लोरोफिल। जो लाल रंग होता है ना वो एक सुटेबल वेवलेंथ होता है और उसको सबसे ज्यादा क्या कर पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाता है कौन, क्लोरोफिल। इस कारण आप ये कह सकते हो कि सर लाल जो रोशनी होती है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे अधिक होगी। क्लियर है भाई,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालाजार किस कारण होता है? कालाजार देखो हर एक जितना भी सेट अभी तक हमने देखा है उसमें डिजीज यानी रोग से संबंधित प्रश्न है ही, एकदम 110% आप कह लो कि हर एक सेट में एक डिजीज से संबंधित पक्का एक क्वेश्चन आना है, रोग से संबंधित एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कालाजार की बात कर रहा है ना, इसको दमदम बुखार भी कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण एक परजीवी है, एक पैरासाइट है, एक परजीवी है। क्या है? परजीवी है ना। उस परजीवी का नाम क्या है? लिशमानिया। क्या है? लिशमानिया। यहाँ पे और जो ऑप्शन है ये भी कहीं ना कहीं डिजीज से संबंधित है, जैसे ये प्लाज्मोडियम, इससे क्या होता है आपको पता ही है, ये पिछले सेट में भी आया था। क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। ट्राइको पाइथन से जो होता है वो रिंग वॉर्म होता है, यानी दाद कह लीजिए, है ना। दाद तो जानते होंगे, गोल गोल ऐसे स्किन में हो जाता है ना, और बहुत जलता है बच्चे। ये सारी चीजें हैं। टीनिया कैपिटलिस से, इससे भी एक प्रकार से कह लीजिए खुजली वगैरह जो होता है इससे ये होता है। ट्राइको पाइथन क्या है? एक फंगस है ना। क्या है? फंगस है ना। तो ये याद रखिए, फंगल डिजीज में आता है दाद। क्लियर है? हम कोशिश करेंगे एक डिजीज वाला वीडियो हम आपके लिए जरूर बनाएं, जिसमें ट्रिक के माध्यम से रोगों के बारे में हम आपको बता रहे होंगे फुल डिटेल में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त के थक्का को जमने में क्या मदद करता है ना, कौन मदद करता है? तो बड़ा सिंपल सवाल है, ये तो सबको पता होना चाहिए, है ना। ब्लड प्लेटलेट्स। क्या हो जाना है? ब्लड प्लेटलेट्स। इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और इसे क्या जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है ना। प्लाज्मा तो प्लाज्मा ही है। तो ये सब थोड़ी सी चीजें आप जरूर ध्यान में रखते हुए, है ना, तैयारी करें। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन जो होता है वो मेनली सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है ना। आप कह लो कि बैगनी काला है ना, वायलेट और ब्लैक इस कलर में ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आप, इसका आंसर क्या होगा? ये सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड से ये जैसे कैम्फर होता है ना, या फिर कपूर कह लो या नैप्थलिन कह लो, जिससे वो सब्लिमाइन होता है ना, वैसे ये भी है ना सब्लिमेशन प्रोसेस को दिखाता है। जब ये सब्लिमेशन प्रोसेस में आएगा तो ये बैगनी कलर का क्या करेगा? गैस प्रोड्यूस करेगा, गैस निकलेगा इस सोडियम के ठोस से, यानी सोडियम के सॉलिड से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना है? आपका होना है ठोस। क्या होना है? ठोस। ठीक है दोस्त मेरे, आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से हम देख पा रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस को, तो हम ये बहुत इस निष्कर्ष पे पहुंचे बच्चे कि हर एक कह लीजिए सेट में एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलना ही मिलना है ना। यानी बायोलॉजी में बहुत अच्छा क्वेश्चंस आ रहा है आपके लिए। यहाँ से डिजीज हो जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल जा रहा है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा आसान सवाल आपको देखने को मिल रहा है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होता है? आपको याद होना चाहिए। तो ये जो होता है ये आमाशय के रस में, है ना, ये निकलता है ना। आमाशय के रस में ये पाया जाता है। कौन? पेप्सिन। 3 एंजाइम आपको याद रखनी है जो हमारे आमाशय रस में पाया जाता है। एक तो अम्ल याद रख लीजिएगा HCl, दूसरा क्या है? रेनिन, सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? पेप्सिन, और एक होता है लाइपेज। तो 3 एंजाइम और एक एसिड आपको जरूर यहां से याद रखनी चाहिए। क्या क्या? रेनिन, है ना, आमाशय रस में एक तो याद रख लीजिएगा रेनिन, दूसरा जो है वो है पेप्सिन, और एक है लाइपेज। थोड़ी मात्रा में लाइपेज यहाँ पे पाया जाता है, और HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये पाया जाता है कहाँ पे? ये हमारे स्टमक यानी कि आमाशय में पाया जाता है। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जरा दृष्टि यानी प्रेस बायोपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? आपको तो ये समझनी चाहिए कि प्रेस बायोपिया होता क्या है ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब आंख का जो हमारा लेंस है वो अपना आकार बहुत मतलब जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर पाए। जैसे क्या होता है, जब हम सामने देखते हैं तो हमारा आंख का आकार चेंज होता है, जब हम दूर देखते हैं तब भी आंख का आकार क्या होता है? चेंज होता है। सामने देखते हैं तो आई लेंस मोटा हो जाता है, जब दूर देखते हैं तो आई लेंस क्या होता है? पतला हो जाता है। तो ये जो एकोमोडेशन है ये यदि अच्छे से नहीं हो पाता है तो उस दौरान जो डिजीज होता है आंखों में उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, है ना। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। और इसे दूर करने के लिए, यानी कि ऐसा बीमारी है जो सामने भी नहीं देख पाओगे क्लियरली और दूर भी आप नहीं देख पाओगे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमें बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बाईफोकल
बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक है? अनुवांशिक, एक ही बात, जेनेटिक्स आपको याद होना चाहिए, तो जीन जो होता है वो अनुवांशिक का ये पार्ट है ना। जिन से हम क्या करते हैं, जिन का ही अध्ययन करके, जेनेटिक्स का अध्ययन करके ये हमें पता चलता है कि बच्चों, संतान के अंदर जो होता है वो माता पिता के ही गुण पाए जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोना में मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाया जाता है? जो सोना होता है ना, गोल्ड जो होता है ना, वो यदि प्योरेस्ट फॉर्म में लोगे ना तो वो बहुत नरम होता है। क्या होता है? बहुत नरम होता है। अब उस वो नरम होगा, आप यदि उसका कोई भी ज्वेलरी वगैरह बना लेते हो, है ना, रिंग बना लिया, चाहे कुछ भी बना लिया, चेन बना लिया, तो क्या वो बहुत नरम होने के कारण टूट सकता है। ऐसे में उसे थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, यानी थोड़ी सी कठोरता लाने के लिए उसमें कॉपर मिलाया जाता है। ऐसे तो आप चांदी वगैरह मिला सकते हो, लेकिन इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है तांबा। जैसे 24 जो कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर होता है, 22 फिर 18 14 10 ऐसे कैरेट में आप क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। तो मेनली जो होता है उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? चिमनी से धुआं यदि बाहर निकलता है तो क्या होता है, आप देखोगे तो नीचे बहुत गर्म हवाएं होती है। धुआं गर्म होना है, वो क्या होता है, धीरे 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 करके ऊपर उड़ता है। तो इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन यानी कि संवहन कहा जाता है। यानी संवहन की प्रक्रिया से, यानी संवहन के सिद्धांत से चिमनी से धुआं क्या होता है, बाहर। आपने देखा होगा बड़े बड़े फैक्ट्री में ऐसे बड़ा लंबा लंबा चिमनी लगाया जाता है। उस चिमनी से देखा होगा आपने, धुआं एकदम सीधा ऊपर जा रहा होता है और फिर ऊपर से वो नीचे नहीं आता है और ऊपर ही जाता है। इसका कारण ये है कि कोई भी मालूम जो हवाएं होती है, जब वो गर्म होता है तो क्या होता है, ऊपर उठना चाहता है। धुआं क्या है, गर्म। आप जब कोई चीज जलाओगे तभी तो धुआं निकलेगा, तो वो क्या होता है, गर्म होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो ऊपर जाना चाहता है। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं, कन्वेक्शन हम कहते हैं उसे। ठीक है, चलिए आज के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? बच्चे, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, बट मैं बता देता हूं कि क्या आंसर होगा इसका सही आंसर होगा मरकरी और आर्गन। ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है वो मरकरी और क्या होता है, आर्गन होता है। प्यारे बच्चे, आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए। हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो भी इस चैनल में बने हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेक्शन जरूर हो। हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल, जब एग्जाम आएगा तो कुछ कलेक्शन हम आपको दिखाएंगे हमारे क्वेश्चंस का, जो मोस्ट रिपीटेड होगा बीएसएससी के अंदर, है ना, पूछा गया सवाल ही होगा, कोई अलग सवाल नहीं होगा। और कुछ अलग भी होगा तो उसे आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ढूंढ ढूंढ के सवालों को ला रहे होंगे। क्लियर है? आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, एग्जाम बहुत नजदीक है। एग्जाम जब भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाएं तो एक बहुत तैयारी के साथ जाएं। लगे कि एग्जाम बैठने के बाद, एग्जाम में जैसे ही बैठे, लेकिन ये तो सारा क्वेश्चन तो क्लास के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो सक्सेस माइंड्स के अंदर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक वाले सर, जो मैथ्स के सर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। रीजनिंग वाले सर भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन करने का। ठीक है दोस्त, तो आप लगातार बने रहिए। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लगातार बने रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।